हैं आज के मेहमान और हूँ मैं आपके साथ रश्मि कुकरेती। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और मेरे साथ हैं महेंद्र सिंह लारस। मेरा भी नमस्कार। तो महेंद्र जी, आज इस कार्यक्रम में जो विशेष मेहमान हैं वो कौन है, आप बताएं। रश्मि जी, हमारे साथ आज हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार, विद्वान और भारत में कलाओं के अंतर संबंध पर विशेष काम करने वाले नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी। करते हैं इनको नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसा लग रहा है सर गोल्ड के स्टूडियो में आकर? मुझको एक अलग अनुभव हो रहा है। इतनी आत्मीयता और इतनी अनौपचारिकता की कहीं औपचारिकता का अनुभव ही ना हो, ये मेरे लिए एक अपने आप में विरल बात है। निसंकोच मैं ये स्वीकार करूं और कहूं कि यहाँ आकर मुझे बहुत प्रसन्नता का, आह्लाद का अनुभव हुआ। नर्मदा जी, आपके बचपन से शुरू करते हैं, खास तौर पे आपके नामकरण से ही। नर्मदा नाम कहाँ से कैसे आया, उनका प्रसाद आपको कैसे मिला, और बचपन में ये शब्द संस्कार कब और कैसे आए? देखिए सर, मैं हरदा का रहने वाला हूँ। ये नर्मदा जी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर है और हम लोग सब कुछ, अपना सर्वस्व जो है वो नर्मदा को ही मानते हैं। तो मेरे जो दादाजी थे वो बड़े अच्छे उर्दू के शायर भी थे, बड़े अच्छे कवि भी थे और बड़े सुसंस्कृत विद्वान भी। तो उन्होंने यह नामकरण मेरा नर्मदा के नाम से किया था। हुआ ये था कि उनके जो पुत्र थे, पहले उनका निधन हो गया बाल्यकाल में, तो वो उन्होंने नर्मदा जी की आराधना करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जब कभी मेरे यहाँ कोई बच्चा आएगा, तुम दोगी तुम्हारे प्रसाद के रूप में, तो फिर मैं तुम्हारी दोबारा से पूजा आरंभ करूंगा। और जब मेरा जन्म हुआ तो फिर उन्होंने नर्मदा प्रसाद नाम रखा। तो कैनबरा में जब नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मैं गया तो वहाँ की जो क्यूरेटर थी ब्रॉनविन कैंपबेल, उनने मुझसे पूछा, क्योंकि वहाँ कोई परंपरा नदियों की नहीं है, अपने जिस ढंग से आस्था भाव से हम स्मरण करते हैं, तो बोले आपके नाम का क्या आशय है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ योर नेम, नर्मदा प्रसाद। तो मैंने कहा हमारे यहाँ नदियों को पूज्य मानने की, माता मानने की परंपरा है, इसलिए हमारे यहाँ नदियां जो हैं आपके यहाँ की मोलोंगलों की तरह केवल बहने वाली एक प्रवाह नहीं है पानी का, जल का। हमारे यहाँ उसे माता मानते हैं और मैं जो हूँ चूंकि उनका प्रसाद हूँ, इसलिए मैं नर्मदा प्रसाद हूँ। और ये शब्दों का संस्कार ये कब और कैसे पड़ा? ये शब्द का संस्कार मैंने आपसे जैसे कहा, मेरे जो दादाजी थे वो उर्दू के बड़े अच्छे शायर थे, हिंदी के बड़े अच्छे कवि थे और उस समय की साहित्यिक पत्रिकाओं में उनके सब छपा करते थे, संस्मरण भी और उनकी कविताएं भी, पद्य भी, सबैये भी। तो हालांकि वो बहुत बचपन में, जब मैं था 9वीं 10वीं में, तभी चले गए, लेकिन उन्होंने छंद ज्ञान मुझको तभी बता दिया था कि मात्रिक छंद कैसे होता है, किस तरीके से कविता लिखी जाती है। तो घर के वातावरण ने जो है वो मुझको पढ़ने लिखने का संस्कार दिया। वो जो शुरुआत थी, वो जो लेखन का जो बीज था, वो कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि आपने बताया टैक्सेशन से जुड़े हुए हैं, तो वो कहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक पहुंचा? वो जो संस्कार वाली बात आप कह रही हैं ना, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं बहुत संक्षेप में एक उदाहरण, एक वाकये से, एक पद्माकर के छंद से बात शुरू करना चाहता हूँ। जी, स्वागत है। वो पद्माकर का छंद है, उसका आशय ये है, छंद तो लंबा है, उसका आशय ये है कि होली खेलने के बाद राधा जो है वो आई तो अपन उनकी सहेली जो है उनकी आंखों से अबीर निकालने लगी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई, पूछा कि अबीर निकला या नहीं निकला? तो उन्होंने कहा, एरी मेरी बीर जैसे तैसे ही नाखन सो, कढ़ी गयो अबीर पे अहीर तो कढ़े नाही। मेरी आंखों से अबीर के कण तो निकल गए, लेकिन वो अहीर का जो छोरा बैठा हुआ है आंख में, वो नहीं निकला। तो भले मैंने टैक्सेशन में नौकरी की हो 40 वर्षों तक, लेकिन जो अहीर का बच्चा मेरे साहित्य और कला के रूप में विराजा हुआ था मन में, आंख में, उससे मैं विलग नहीं हो पाया। और ये ईश्वर की, प्रभु की बड़ी कृपा है कि एक भिन्न प्रकृति के विभाग में रहते हुए भी मैं अपनी रुचि को संरक्षित कर पाया, उसे कहीं विकसित कर पाया, अपने अध्ययन को कहीं अध्ययन के माध्यम से अपने आप को समृद्ध कर पाया। ये मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि। नर्मदा जी, पहली रचना आपने कब लिखी थी, कैसे लिखी थी, इसकी कोई स्मृति है? बहुत पहले, जब मैं पढ़ता था सेफिया कॉलेज में, तो बताते चलूं आपको कि मेरे गुरु हुआ करते थे प्रोफेसर एस ए जाफरी, जिन्होंने मुझको लघु चित्रों के संबंध में समझा है, जिसको हम मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं।
तो वो उस समय उन चित्रों को देखते हुए मुझको स्वाभाविक रूप से वो जो संस्कार था वो मन में पल्लवित हुआ और मैंने कविता लिखी। वो पहली कविता मेरी 1972 में प्रकाशित हुई थी, वो थी अंग्रेजी में, और उसके बाद फिर मैं नियमित रूप से हिंदी में लिखता रहा। वर्ष के थे? मैं होऊंगा मतलब 21 वर्ष का था। वो प्रकाशित रचना थी, लेकिन इसके पहले मैं कविताएं लिखता रहा था। और मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, आपने नाम सुना होगा, सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार माणिक वर्मा वहीं के थे। वो मेरे अग्रज थे एक तरह से। तो माणिक वर्मा थे वहाँ, अजातशत्रु थे, और एक पूरी परंपरा थी अच्छी लिखने पढ़ने वालों की। उन्होंने मुझको प्रोत्साहित किया। तो मैं जब 17-18 वर्ष का था तब से ही मैंने कविताएं लिखना आरंभ किया। फिर हरिशंकर परसाई भी वहीं के थे, तो फिर मैंने व्यंग लिखना आरंभ किया, लघु कथाएं लिखी, सारिका में छपी, धर्मयुग में लिखा, भारती जी ने बड़ा प्रोत्साहित किया, कमलेश्वर जी ने। फिर उसके बाद जो है ये मैं विद्यानिवास जी के संपर्क में आया और उन्होंने हमको गुरु दीक्षा भी दी और उन्होंने जो है मार्गदर्शन दिया। तो उसके कारण फिर मैं ललित निबंध की विधा की ओर उन्मुख हुआ और लगभग 16 पुस्तकें मेरी ललित निबंध की हैं। नर्मदा जी, आपके और विद्यानिवास जी के संबंधों के बारे में और ललित निबंधों के बारे में कुछ और बातें करेंगे। फिलहाल सुनते हैं एक गीत। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे है। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे है। रीतों पर धर्म की मोहरे है। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये भोग भी तपस्या
कितना मधुर ये गीत था महेंद्र जी। ये जितनी भी ये किताबें लिखी गई हैं या ये जो पांडुलिपियां हैं, हस्तलिपि है, इसमें एक बहुत जो हमने जो देखा है कि राम कथा है उसके चित्र भी हैं साथ साथ में, सुंदर चित्र है, पहाड़ी शैली में चित्र है, राजस्थानी शैली में चित्र है। तो शब्द तो हैं पर शब्दों का प्रभाव है, पर जब हम चित्र देखते हैं तो अलग ही भावनाएं हमारे मन में पैदा होती हैं। हम चाहते हैं उन चित्रकलाओं के बारे में, उन शैलियों के बारे में आप हमें कुछ बताएं। ये आपने बड़ा प्रासंगिक और बहुत सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय कला परंपरा की भी यदि चर्चा होती है तो ये लघुचित्र परंपरा की चर्चा नहीं होती है। ये मिनिएचर पेंटिंग्स कहलाते हैं, अंग्रेजी में इनको मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। और लघुचित्र छोटा सा चित्र होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप समझिए 30 से 45 सेंटीमीटर के बीच का, और छोटे से चित्र के अंदर बारीक से बारीक चीज जो है वो चित्रकार ने कर दी है। आज से 300 बरस 250 बरस पहले के जो चित्र देखें, आप देखेंगे कि यदि एक कृष्ण जो है राधा के बालों में वेणी गूंथ रहे हैं तो उसमें गूंथ रहे पुष्पों की एक एक पाखुरी की गिनती की जा सकती है। यदि माता सीता राम दरबार में राम के बाजू में बैठी हैं तो उन्होंने जो साड़ी पहनी है उसकी एक एक धारी की गिनती की जा सकती है। राधा मंडप में मानिनी बनी बैठी हैं कृष्ण से बनने के लिए, तो उसमें सदाफूली के जो वृक्ष हैं, कानेरी शैली में वो पुष्प हैं, उनकी एक एक पाखुरी की को आप गिन सकते हो। समुद्र या नदी की लहरें यदि चित्रकार ने बनाई हैं तो उनको लहरों को आप गिन सकते हो। ये उस लघु चित्र की सबसे बड़ी विशेषता है और इसी के कारण हमारे यहाँ के लघु चित्र विश्व प्रसिद्ध हैं। ऐसा काम कहीं विश्व में नहीं हुआ। हमारे यहाँ राग और रागिनियों को चितेरों ने चित्रित कर दिया है। रागमाला चित्रण की परंपरा है हमारे यहाँ। तो ये जो चित्र हैं ये हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में बने और पहले ताड़पत्रों पे, भोजपत्रों पे 10वीं 11वीं शताब्दी में बनते थे। फिर उसके बाद जो है वो ये बनने शुरू हुए हमारे यहाँ कागज के ऊपर जब 14वीं शताब्दी में आया। तो आप समझिए कि मालवा में बने, विशेष रूप से नरसिंहगढ़ में, राघोगढ़ में बने। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर बने। राजस्थान 4 इलाकों में विभाजित है, हाड़ौती, ढूंढार, मेवाड़ और मारवाड़। आप तो राजस्थान के ही हैं, तो आप देखिए वहाँ की जगह छोटे छोटे ठिकानों में चित्र बने हैं। शेखावाटी में बने हैं, उनियारा में बने हैं, फिर उसके बाद जयपुर में, उदयपुर में, किशनगढ़ की बनी ठणी तो जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। मोनालिसा से उसकी तुलना की जाती है, हालांकि मोनालिसा भी मैंने कई बार देखी, उसके सामने कहीं नहीं लगती। इतना मतलब मैं ये कहता हूं जो किशनगढ़ की जो बनी ठड़ी निहाल चंद ने बनाई है वो तो उसकी तो तुलना किसी दूसरे विश्व के चित्र से ही नहीं की जा सकती, क्योंकि वो राधा का चित्रांकन नहीं है, वो तो सौंदर्य का राधांकन है। कुछ चीजें लोगों के जहन में आती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत की जो ये चित्रण परंपरा है, खासतौर पर लघु चित्र शैली, ये अजंता या एलोरा की जो शैलियां हैं धीरे धीरे मेवाड़ तक आई और उसके बाद आगे फैली। एक थ्योरी ये है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबर अपने साथ ये मुगल शैली लेकर आए, उसके बाद ही भारत में चित्रों का बनना ज्यादा शुरू हुआ और उसके बाद फिर जब डच और ये अंग्रेज आए तो उसके बाद ये यूरोपीय शैली का भी फर्क पड़ा। तो ये लघु चित्र शैली है, क्या ये माने कि मूल रूप से भारतीय थी या मुगलों के साथ ही आई? नहीं, लघु चित्र परंपरा भारतीय चित्रांकन परंपरा है। मुगलों के साथ, बाबर के साथ तो कोई परंपरा आई नहीं। हालांकि वो बड़ा अच्छा चित्रों का जानकार था और बेहजाद की चित्रकला के बारे में उसने लिखा था। हुमायूं तो चूंकि भागता दौड़ता रहा इसलिए उसके साथ चितेरे जरूर आए ईरान से, लेकिन अकबर के समय में जो संविलियन हुआ भारतीय कलम का और फारसी कलम का, उसने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन हमारे यहाँ तो ये परंपरा अजंता से क्या वेदों के समय से है। वेद में अग्नि का चित्र जो है वो बनाया हुआ, चमड़े के ऊपर बनाए हुए एक अग्नि का चित्र है। और उसके बाद फिर आपके यहाँ आप देखिए, साक्ष्य भले नष्ट हो गए हों लेकिन संदर्भ तो आपके यहाँ है। भवभूति के उत्तर रामचरित में तो राम कथा से ही आरंभ होता है। लक्ष्मण दिखा रहे हैं राम को और सीता को चित्र वहां। वाल्मीकि रामायण में संदर्भ है, महाभारत में संदर्भ है। फिर अजंता में आप देखिए, अजंता में क्या नहीं है, पूरा लोक चित्रित है।
और बारीक से बारीक चित्रण जो है वो अजंता के अंदर हुआ। भिक्षुक, ब्राह्मण, सैनिक, कंचुक, राज परिवार, निरीह सेवक, निर्दय वधिक, शांत तपस्वी, साधु के वेश में धूर्त, कुलांगना, परिचारिकाएं, और यही नहीं, भाव है चित्रित, प्रेम, लज्जा, हर्ष, हास्य, शोक, भय, आश्चर्य, क्रोध और उत्साह। ये सारे के सारा चित्रण जो है अजंता में है। शिल्प में आपकी यहाँ सारी की सारी चीजें ये हैं, खजुराहों में है, बाग में है, और फिर वो परंपरा हमारे यहाँ चली आई 10वीं शताब्दी में। पाल जो शासक थे बंगाल के, उन्होंने जो है इनको चित्रित किया। जैन परंपरा में अपभ्रंश शैली में 11वीं 12वीं शताब्दी से ये चित्र बने, जिसमें कल्पसूत्र और कालकाचारी कथा जैसे ग्रंथ। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ राजस्थान में आप ये देखिए, मेवाड़ में, उदयपुर में, शाहपुरा में, जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, कोटा में, बूंदी में, यहाँ तक कि झालावाड़ जैसी स्थान के ऊपर जो है वो चित्रांकन हुए। इसी तरह से पहाड़ में आप चले जाइए तो कांगड़ा में, गुलेर में, वसोहली में, बाहू में, नूरपुर में, मानकोट में, चंबा में, ये सारी की सारी छोटी छोटी रियासतें और ठिकाने थे जहां राजपूत शासकों ने हमारे यहाँ के काव्य के आधार पर चित्र बनवाए। पूरी कृष्ण लीला चित्रित हुई, भागवत चित्रित हुआ, आपके यहाँ गीत गोविंद चित्रित हुआ, रामायण चित्रित हुई, महाभारत चित्रित हुआ। सारे के सारे कवि, मध्यकाल में जो रीतिकालीन कवि थे, केशव की रसिक प्रिया चित्रित हुई, कवि प्रिया चित्रित हुई, बिहारी के जितने दोहे थे सतसई के, वो सब दोहे के दोहे चित्रित हुए। और पहाड़ों में आप जाइए तो मोलाराम जो थे, उन्होंने बहुत सुंदर चित्र जो है वो रचे कृष्ण लीला के। तो हमारे यहाँ एक पूरी की पूरी परंपरा रही। और दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ के जो विद्वान थे, जिन्होंने हमारा काव्य पढ़ा या पढ़ाया, चाहे वो संस्कृत के हों या हिंदी के विद्वान हों, उन लोगों के दृष्टिपथ में ये चित्र नहीं आए या ये इन्होंने देखे नहीं, ये भी मैं कहूँ। और विद्वान जो पश्चिम के थे, उनके हाथ में चित्र आए, लेकिन वो इस काव्य के मर्म से अपरिचित थे। तो वो जो दोनों के बीच में एक पुल होना चाहिए था, वो पुल नहीं बना, और हिंदी में तो विशेष रूप से नहीं बना। मतलब जी, यह एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा आपसे कि जो चित्रकार है, खासतौर पर पश्चिम में आप जाएंगे, लियोनार्डो दा विंची को घर घर में, वान गॉग को सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारे साहबदीन को कौन जानता है, हमारे भोलाराम को कौन जानता है। ये जो चित्रकार है जिन्होंने इतने सुंदर चित्र बनाए और इतने ज्यादा तादाद में बनाए, इन्हें हम कब और कैसे जानेंगे? नहीं, इनको हम जानेंगे। हमारा असल में ज्यादातर पढ़ने वाला वर्ग जो है वो तो हिंदी जानता है ना। हिंदी में ये सामग्री है नहीं। आपके यहाँ हिंदी में लोग, हिंदी में हुए राय कृष्ण दास जी ने ये परंपरा जो है वो आगे बढ़ाई, और उन्होंने तो पूरा का पूरा अपना जीवन इसी को दे दिया, और सारी की सारी सामग्री जो है वो दे के दान में भारत कला भवन बना दिया। हिंदी में उनकी पुस्तकें, इसके अलावा वाचस्पति गेरोला की पुस्तकें, हिंदी में पुस्तकें नहीं, लेकिन मोलाराम को पश्चिम में सब जानते हैं। जितना लियोनार्डो दा विंची को यदि जानते होंगे, तो हिंदी के जो इंडोलॉजिस्ट हैं या जो कला इतिहासकार हैं, वो मोलाराम को भी जानते हैं, वो निहाल चंद को भी जानते हैं। हम नहीं जानते। ये हम अपनी इस दृश्य विरासत से अपने आप को परिचित ही नहीं करा पाए, इसलिए कि हमारे यहाँ ये साहित्य नहीं है, हमारे यहाँ ये विमर्श नहीं होता। मैं इतने वर्षों से, 5 दशकों से लिख रहा हूँ, आज पहली बार मुझको ऐसा अवसर मिल रहा है कि आप लोगों से इस भारत की अपनी अनमोल दृश्य विरासत और साहित्य को लेकर चर्चा करूं। ऐसे विमर्श होते कहाँ हैं? उपाध्याय जी, कोई भी श्रोता ये कार्यक्रम हमारा सुन रहा है, उसके मन में एक जिज्ञासा जरूर होगी कि ऐसे चित्र अगर मैं देखना चाहूँ, जानना चाहूँ, तो मैं शुरुआत कहाँ करूँ? खासकर जो युवा वर्ग है, वो पर्यटन करने जाता है, दूर दूर जाता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि मुझे यहां भी जाना चाहिए, और उसका रेफरेंस समझ में नहीं आता, फ्रेम समझ में नहीं आता। एक थोड़ा सा एक उसको रूपरेखा दीजिए कि शुरुआत कैसे करे, खोज कैसे करे, और उसका जो कंक्लूजन होगा वो कहां पर उसको मिलेगा। ये आप जहां जाएं, जैसे आप उदयपुर जा रहे हैं तो आप वहां के राजकीय संग्रहालय में जाइए। आप दिल्ली आ रहे हैं तो यहाँ 18,000 लघु चित्र रखे हुए हैं नेशनल म्यूजियम में, और उन्होंने एक गैलरी बना रखी है।
उसमें जाइए, उन लघु चित्रों को देखिए, उनके नीचे विवरण भी लिखा हुआ है। मैं जब विदेश जाता हूं और अपने यहाँ के लोगों से मिलता हूं तो मैं उनसे यही निवेदन करता हूं कि आप यहाँ के संग्रहालयों में जाके अपनी विरासत देखिए। लंदन में गया तो मैंने कहा कि भी देखिए, एशमोलियन जाइए, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम जाइए, ब्रिटिश म्यूजियम जाइए। सिडनी में गया तो मैंने कहा न्यू साउथ वेल्स में जाइए, आप वहां की गैलरी देखिए, वहां सब तमाम भारतीय लघु चित्र रखे हुए हैं। तो ये यहाँ से आरंभ करना चाहिए। हमारे यहाँ भित्ति चित्रों की बड़ी अच्छी परंपरा है। लोग बाग अजंता जाएं, एलोरा जाएं, बाग में जाएं, और भी जहाँ दक्षिण भारत में है। तो ये इन परंपरा, आप जाएंगे तो देखेंगे तो एक उत्सुकता आपके अंदर जागेगी, और उस उत्सुकता की पूर्ति के लिए जब आप प्रश्न उत्तर करेंगे तो साहित्य आपको मिल जाएगा। आजकल गूगल में और इसमें बहुत सारी चीजें तो मिल जाती हैं, आपको उत्सुकता होनी चाहिए, लेकिन इनको बिल्कुल देखा जा सकता है। सचित्र ग्रंथ भी हैं और लघु चित्र भी हैं। हमारे यहाँ की दृश्य परंपरा से हम बिल्कुल वाकिफ हो सकते हैं। महेंद्र जी, जब उपाध्याय जी बात कर रहे हैं ना, अजंता एलोरा की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ना, मुझे यहाँ पर एक गीत सुनाना चाहिए कुछ। क्या कहते हैं आप, सुन लें गीत? मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे, जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा। काहे ये जतन करे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई ना संग मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे। जो इनके पास ज्ञान का खजाना है, उससे हम भी और हमारे साथ तमाम श्रोता लाभान्वित हो रहे हैं। नर्मदा जी, ये जो चित्रों को लेकर और खास तौर पर कलाओं का अंतर संबंध है, इसको लेकर आपने खूब काम किया, लेकिन ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी रचना, ऐसा कौन सा काम है
जिसको लेकर आप सबसे ज्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं? मुझको लगता है कि मैंने जो गीत गोविंदम पे काम किया वो बहुत बड़े उसमें मुझको आनंद आया, इसलिए क्योंकि वो एकमात्र ऐसा काव्य है कि राधा और कृष्ण की जो छवि हमारे बीच में है। कृष्ण 10वीं शताब्दी के पहले हमारे यहाँ एक वॉरियर के रूप में, एक योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनकी माधुरी छवि जो है वो गीत गोविंदम की देन है, जो 12वीं शताब्दी में जयदेव ने रचा। और वो इतना आकर्षक वो है काव्य कि उसमें आप संगीत भी है, नाटक भी है, गीत भी है, नृत्य भी है, चित्रांकन भी है, शिल्प भी है। ललित कला का कोई ऐसा अनुशासन नहीं है जो गीत गोविंद जो है जिसके अंदर आपने गीत गोविंद जिसके अंदर अभिव्यक्त ना हुआ हो। और डॉक्टर कपिला वात्स्यायन ने तो बड़ा लंबा काम किया है, 50 घंटों का यहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अंदर। मेवाड़ इस पर गर्व करता है। और हाँ, मेवाड़ में तो है, मेवाड़ में गीत गोविंदम बना, जगत सिंह के समय में चित्रित हुआ, साहिबदीन ने बनाया, रामायण चित्रित हुई, मनोहर ने बनाई, साहिबदीन ने बनाई, एक अली नाम का चितेरा था, उन लोगों ने बनाई। मेरे मित्र थे जेरी लॉस्टी जिन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया। लेकिन हाँ, गीत गोविंदम जो है वो, और विद्यानिवास जी के साथ मैंने काम किया है इसकी शब्द परंपरा पे, क्योंकि ये जो है ये उनकी पुस्तक निकली थी राधा माधव रंगरंगी भारतीय ज्ञानपीठ से 1998 में, तो उसमें कला परंपरा और जयदेव के ऊपर मैंने उनके साथ काम किया। ऐसे ही रामायण का काव्य मर्म जब उन्होंने लिखी तो उसमें रामायण की काव्य परंपरा, चित्रांकन परंपरा जो है उसके ऊपर मैंने काम किया। लेकिन मुझको सबसे ज्यादा आनंद जो है वो गीत गोविंद के ऊपर आया, क्योंकि वो एक रसिक काव्य है। बरसात से बात आरंभ होती है और पूरा वसंत के अंदर जो है वो राधा और माधव की केली का काव्य है वो, और एक संदेश मिलता है उससे, वो एक आध्यात्मिक भूमि को भी स्पर्श करता है, इसलिए उस काव्य के ऊपर बहुत काम किया मैंने। नर्मदा जी, भारत की जो नवरस की थ्योरी है, नवरस सिद्धांत की कोई भी कला उसके बगैर शायद पूरी ना हो, आप क्या मानते हैं इससे श्रेष्ठ थ्योरी या इससे श्रेष्ठ कोई वर्गीकरण दुनिया में कहीं मिलेगा? नहीं, ये तो खैर मैं बिल्कुल निसंकोच कह सकता हूँ। आप बीथोवन का संगीत सुन लीजिए, आप जितनी भी पश्चिम की परंपराएं हैं। मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट और करूं, मैंने उस पुस्तक का अनुवाद किया। राफेल आर्गिलाई स्पेन के एक स्कॉलर थे, उनके साथ विद्यानिवास जी का एक संवाद हुआ था, स्पेनिश दूतावास ने कराया था। उसका पुस्तक का फ्रॉम द मेडिटेरियन टू द गैंगीज, भूमध्य सागर से गंगा तट तक, इस नाम से मैंने उसका अनुवाद हिंदी में किया। उसमें यही बात थी। कपिला जी ने इसके ऊपर भी काम किया हमारे यहाँ नवरस सिद्धांत के ऊपर। तो जितने भी जो रस सिद्धांत है हमारा, उस वैसा रस सिद्धांत और कहीं विश्व में नहीं है। वहां एक रस मिल जाएगा, 2 रस मिल जाएंगे, लेकिन अब आप ये देखिए कि सूरदास जो थे उनकी वो तो दृष्टिहीन थे, लेकिन अंतर्दृष्टि इतनी प्रखर थी कि उसने वात्सल्य रस को जन्म दे दिया। वो राधा और श्याम की जो छवि हम अपनी देखते हैं वो तो सूर की छवि है। सूर की आंखें हमारी आंखें हो गई और सूर के राधे श्याम हमारे राधा और माधव हो गए। इससे बड़ी और बात रस की क्या हो सकती है? सूर को वात्सल्य रस का जनक माना जाता है, तो 9 रस क्या 10 रस हो गए सूर का रस मिला के। ऐसा रस जो है वो कहीं दूसरी जगह आपको नहीं मिलेगा, न शब्द में मिलेगा, न दृश्य में मिलेगा, जो हमारे यहाँ की परंपरा है। मैं इसीलिए निवेदन करता हूँ कि हमारे यहाँ की दृश्य परंपरा से हम देखें राधा और कृष्ण को, हमारी दृश्य परंपरा से हम देखें राम को और सीता को, उनकी पूरी कथा को, कि हमारे यहाँ किस तरह से चले आए हैं, किस तरह से हमारे स्मृति की सतह पर उनकी छवि युगों युगों से नृत्य करती चली आई है और हमारा पूरा जनमानस उसमें विभोर होता रहा है। सारे तर्क, सारे विमर्श एक तरफ और राम और उनका विग्रह और उनकी प्राण प्रतिष्ठा एक तरफ। तो ये जो है, ये रस हमारे यहाँ, रसात्मकता जो है, ये हमारा संस्कार है, ये हमारे जीने का सलीका है, ये हमारे जीवन की एक तमीज है, यूं कहें हम तो। वो जो सलीका, जो तमीज, जो संस्कार हमारे पास आए हैं वो रस के रूप में ही आए हैं, इसलिए रस हमसे अभिन्न है।
उपाध्याय जी, आपने अभी राम लला के विग्रह की बात की, तो स्थापत्य कला पर भी मैं चाहूंगी आप कुछ तो बोलें, उसके बारे में भी बताएं। तो अरुण योगीराज ने जो मूर्ति जो बनाई है वो तो अलौकिक है, दिव्य है बिल्कुल, पर जो उनका जो रूप है जो अब बनकर आया है उसके बारे में भी बताएं, और जो मूर्तियां हैं स्थापत्य कला के बारे में, राम, उसके बारे में भी कुछ बोलें। राम हमारे यहाँ असल में एक से एक, आज 7,000 वर्षों में राम के समय में एक से एक महारथी हुए होंगे, एक से एक योद्धा और एक से एक पुरुष हुए होंगे, लेकिन राम ही क्यों पूज्य हैं? राम हमारे यहाँ समादृत क्यों है? युगों की कोई आंख ऐसी नहीं है जिसमें वो विराजते ना हो। हर युग की हर आंख ने राम को देखा है, पूरे लोक ने उनको निहारा है। इसलिए राम जो है वो हमारे यहाँ स्थापत्य में भी आए, चित्रांकन में भी आए, शिल्प में भी आए। तो हमारे यहाँ जो सबसे पुराने पैनल मिले हैं, यहाँ राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे हुए हैं। वो हमारे यहाँ 5वीं 6वीं शताब्दी का एक शिल्प है भीटा गांव का, वो रखा हुआ है। टेराकोटा के जो मंदिर हैं बंगाल में बने हुए वो हैं। भीटा गांव में ही टेराकोटा का एक शिल्प है। नाचना करके एक स्थान है मध्य प्रदेश में, वहाँ रामलीला के जो अंकन हैं वो मौजूद हैं। इस तरह के अनेक शिल्प राम के हमारे यहाँ आरंभ से ही मिलते हैं। एक लंबी हमारे यहाँ शिल्पांकन की राम की परंपरा है, और राम की मूर्तियां जो हैं वो तो अद्भुत हैं, सभी जगह मिलती हैं। आपने अभी योगीराज जी की जिस मूर्ति का वर्णन किया वो तो अद्भुत अलौकिक मूर्ति है। तो वो राम के हमारे यहाँ चित्रांकन की, शिल्पांकन की परंपरा के बारे में अब बात तो बहुत विस्तार से की जा सकती है, लेकिन मैं कहूँ कि हमारे यहाँ लगभग 3री 4थी शताब्दी गुप्त काल से लेकर के और अभी तक राम के शिल्प जो हैं वो निरंतर मंदिरों में भी बनते रहे हैं। और सबसे अधिक तो आपके हम्पी के अंदर चित्र हैं और वो शिल्पांकन है, विजयनगर के अंदर शिल्पांकन है। और ये परंपरा जो है दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया के अंदर कंपूचिया में ले लीजिए आप, प्रम्बनान के मंदिरों को ले लीजिए आप, बाली को ले लीजिए आप, इंडोनेशिया को ले लीजिए, लाओस को ले लीजिए, रामयेते नाम की वहां तो रामायणी है। और वो पूरे के पूरे वहां के राजमहलों में चित्र बने हुए हैं। वहां की पूरी जितने बौद्ध परंपरा के चित्र हैं, वो बौद्ध परंपरा के जो मठ हैं उनके अंदर रामलीला जो है उत्कीर्णित है। तो हमारे यहाँ उत्कीर्णन में, शिल्प में और स्थापत्य में अप्रतिहत रूप से राम की परंपरा विद्यमान है। तो राम की बात हो रही है तो मुझे लगता है यहाँ एक राम भजन सुन लेना चाहिए, महेंद्र जी। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरि ध्यान धरि, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन,
सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सुजन रंजन भूप सुख कर सुजन रंजन भूप सुख कर राम आत्मा राम आत्मा राम का सम्मान करि रे धाम धरि राम का गुणगान करि रे राम का गुणगान करि रे राम का गुणगान करि रे राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरि रे ध्यान धरि रे राम का गुणगान करि रे राम का गुणगान करि रे राम का गुणगान करि रे। और ये भजन सुन के तो वाकई मैं खुद संगीत में और भक्ति में डूब गई हूँ। उपाध्याय जी, इस सागर में से कितना मैं उठा पाऊंगी नहीं जानती, कुछ आप कहें जो हमसे छूट गया हो। नहीं नहीं, आपने तो लगभग सभी बात की। और ये तो जैसा आप कह रही हैं, सागर है, अपरिमित है, निस्सीम है, इसकी क्या सीमा। इसके बारे में तो जितनी बात की जा सकती है उतनी कम है, हम शिल्प की बात करें। लेकिन हाँ, मैं एक बात ये जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ दो बातें हैं, एक शब्द और एक स्वरूप। आप रूप की बात कर रही हैं, एक आपके यहाँ रूप है और एक स्वरूप है। रूप तो क्या है, एक छोटा सा बच्चा है, उसको हम मारते हैं, लेकिन जैसे ही वो राम का स्वरूप रख लेता है हम उसकी पूजा करने लगते हैं। तो रूप और स्वरूप जो है उसके अंदर अंतर है। राम की विशेषता ये है कि वो रूप भी है और स्वरूप भी है। राम जो है नव कंज लोचन कंज मुख निज कंज पद कंजारणम तुलसी वर्णित करते हैं। कुबेरनाथ राय हिंदी के ललित निबंधकार हैं, वो कहते हैं कि राम का रूप तो ऐसा है जैसे श्यामल दूरवा हो और वो निकल के आए हो तो जैसे मीठी मीठी धूप के बीच में कोई दिन निकल आया हो, ऐसे हैं राम। तो राम का वही विग्रह विराज गया है अयोध्या में, जिसको देख करके हम आज विभोर होते हैं। तो ये शब्द हमारे यहाँ पहले क्या था कि शब्द और स्वरूप में भिन्नता नहीं थी। भागवत को हम आज भी सिर के ऊपर रख के उसको व्यासपीठ पे विराजते हैं, उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि शब्द और स्वरूप अभिन्न है। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि शब्द कोई और खींच ले गया, स्वरूप कहीं और खींच के चला गया। तो आज चित्र कहीं अलग है, शब्द कहीं अलग है, और हम यहाँ बैठे इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि ये दोनों कैसे एक हों, या इन दोनों का अध्ययन कैसे हो। नई पीढ़ी जो है वो कैसे जाने कि शब्द और स्वरूप जो है ये अभिन्न है। तो हमारे यहाँ कम से कम शब्द और स्वरूप को लेकर के, हमारे यहाँ दृश्य परंपरा को लेकर के विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। और साहित्य के कला से क्या संबंध है, विभिन्न अनुशासनों से उसके क्या संबंध है, उसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे सार तत्व है। विस्तार से विमर्श हो जाएगा, बहस हो जाएगी, तर्क हो जाएगा, लेकिन देखने के बाद जो रूप के पार है उसकी बात होनी चाहिए। तो देखने के बाद जितना अनदिखा है रूप है, वो देखना तो दृष्टि का व्यापार है, दर्शन नहीं है। भोर भये पंछी धुन ये सुनाए, जागो रे गई ऋतु फिर नहीं आए। भोर भये पंछी धुन ये सुनाए, जागो
हम अपने सुनने वालों को बता दें कि नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी की लिखी हुई बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं जो कि ज्ञान का सागर है। पढ़ने की जरूरत है। हमारे श्रोता तो बहुत लिखने पढ़ने वाले और संगीत के रसिक हैं, तो जरूर पढ़ें। और उनकी आने वाली किताब का पुस्तक मेला में विमोचन भी होने वाला है। उस किताब के बारे में भी अगर सर कुछ कहना चाहें तो। वो मेरी भारतीय कला के बहुआयाम शीर्षक से पुस्तक है और उसका प्रकाशन जो है वो यहाँ अद्विक प्रकाशन अशोक गुप्ता जी हैं, उन्होंने किया है। अभी हाल ही में जो रामचरित रूपायन करके पुस्तक निकली है मेरी वाणी प्रकाशन से, वो भी अभी अमेज़न के ऊपर उपलब्ध है। आइसेक्ट प्रकाशन है संतोष चौबे जी का, जो विश्व रंग जैसा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है गीत गोविंदम पे, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। गीत गोविंद के बहुआयाम। तो जिन लोगों को ये वार्ता सुनने के बाद लगे कि भैया गीत गोविंद कोई एक महत्वपूर्ण है, तो वो कृति उनको जरूर देखनी चाहिए। इसके अलावा फिर लोक संस्कृति और कला पे केंद्रित मेरी एक कृति है, वो भी है। नेशनल बुक ट्रस्ट की भारतीय कला के संबंध में भारतीय कला के अंतर संबंध करके कृति है। तो ये सारी पुस्तकें जो हैं यहाँ उपलब्ध होंगी। वो कला की भी है और ललित निबंध की भी है, क्योंकि हमने कला के ऊपर ज्यादा चर्चा की, ललित निबंध के ऊपर बात जो है वो कभी जरूर करें, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण विधा है। ललित निबंध के बारे में कहा जाता है कि ये जो है ये तो लालित्य है भाषा का। ऐसा नहीं है। भाषा की निर्जीव अटकेली ललित निबंध नहीं होती। ललित निबंध वो जो मनुष्यता को लालित करने के लिए लिखा जाए, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा, कभी समय रहा तो उसके बारे में बात करेंगे। विद्यानिवास जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और कुबेर जी ने, जिनकी ग्रंथावली शीघ्र आ रही है। विद्यानिवास जी को मैं इस मामले में, आपने रस की बात की तो मैं उनको रस पुरुष कहता हूँ, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में, कृतित्व में हमको सर्वत्र जो है वो रस के दर्शन होते हैं। तो ऐसे रसात्मक व्यक्तित्वों ने ही हमारे साहित्य और कला की सर्जना की है, हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए। मुझे लगता है कार्यक्रम को समेटने का समय हो चला है। घड़ी कह रही है कि जाने का वक्त है और उसकी बात हमें माननी पड़ेगी। तो नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी, आप हमारे गोल्ड के स्टूडियो में आए और इतना आपने बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। जैसा मैं फिर पुनरावृत्ति करूं कि आप लोगों से पहली बार मिलकर मुझको ऐसी आत्मीयता और अनौपचारिकता का अनुभव हुआ कि मैं आप लोगों से न मालूम पहले कितनी बार मिल चुका हूं। इसलिए आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।